नाज़रीन, आप जो है सुबह सुबह अब मेरे साथ हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा में। और स्टार्ट में आपने देखा होगा एक खूबसूरत सा हमारा सेगमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा यकीनन पसंद आया होगा। कोशिश मैंने की भरपूर सवाल करूं, क्योंकि कुछ लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बहुत सारे सवालात थे जो मैंने सोचा कि ये उनकी तरफ से मैं करती हूँ। मेरी कोशिश क्या होती है, किसी भी शो पे, चाहे वो हेल्थ का शो हो, चाहे वो कराची की आवाज़ का शो हो, चाहे वो मेरा वीकेंड शाइन हो, वहाँ मैं हर उस पर जाके मैं आप लोगों के जो दिलों के और आवाज़ होती है, जो आपके अपने सवाल होते हैं, मैं वो करती हूँ। तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब जो सिलसिला चल रहा है वो आपका पसंदीदा सिलसिला है, वो आपको अच्छी तरह पता है। वो सिलसिला कुछ यूँ है कि डॉक्टर साहब आ गए माशाल्लाह, उम्रे के बाद हमने बड़ी मुबारकबाद भी दी है डॉक्टर साहब को। और आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ और मौसम चेंज होते ही आपको पता है कि बच्चे बड़े सबको खांसी, गले का मसला और बहुत ज़्यादा इस तरह वायरल, क्योंकि आपको पता है कि मौसम चेंज होते ही ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा आज तो डॉक्टर साहब का होना बहुत लाजमी है, हालांकि मसरूफ़ थे, पर हमने कहा नहीं भाई आपने तो आना ही आना है, ताकि ये अब ठंड का जो मौसम कराची में आया है ना, इसको थोड़ा सा कवर करके जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपकी फैमिली को आपको मुबारक हो, आप उम्रे से आए। अल्लाह का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कराची का मौसम इतना ठंडा माशाल्लाह कि लोग सोच में हैं कि ये हुआ क्या, एकदम इतनी ज़्यादा सर्दी। अच्छा, फिर हम लोग तैयार नहीं इन चीज़ों के लिए, इतने ठंड के लिए, गले वो ख़राब हो रहे हैं, खांसी वो हो रही है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि मौसम चेंज होते ही जिस तरह से गले ख़राब हुए, इसके लिए आप क्या कहेंगे, कौन सी चीज़ों को वो करना चाहिए और ये होता क्यों है ऐसा? सही, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और माहौल के हिसाब से है ये। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि जो सर्दी हो रही है कराची में, ये फिर भी नाकाफ़ी है। इससे ज़्यादा सर्दी के इलाके पाकिस्तान में ही मौजूद है। अभी कोयटा की खबर थी कि माइनस चल गया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह हमारे जो और साथों एरिया है, नॉर्थन एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा। लेकिन हमारे जो कराची के लोगों का जो मिजाज है वो मॉडरेटी है, यानी एक ऐसा है मोतदिल जिसे हम कहते हैं, ना ज़्यादा ना करना, वो इस तरह से इनका मिजाज है। इसमें वे लोग अपनी भरपूर लाइफ गुजारते हैं ये। अच्छा, कभी एक दो दिन के लिए अगर मौसम ठंडा हो जाता है तो हमारे यहाँ के जो नौजवान तबका है वो निकल जाता है बारबेक्यू के लिए और अपने वो नाइटों पे निकल जाता है, वो इंजॉय करता है। छोटे बच्चों का या जो वो लेके जो मिडिल क्लास से जो कहीं नहीं जाते, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, है ना। उसके लिए सब इतना ही होता है कि इसके अंदर सबसे जो ख़ास बात है वो ये होती है कि जब ये कूल एयर यानी ठंडी हवा जब हम लोग इनहेल करते हैं नाक के ज़रिए, उनको जब जाती है तो हमारे अंदर का टेम्परेचर जो है वो भी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो उसमें बहुत से जरासीम जो हैं वायरस के, बैक्टीरिया के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं उनमें ज़्यादातर वायरस वो हैं जो गले नाक कान के, यानी फ्लू के वायरस हो गए, बैक्टीरियल वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो वायरस इन्फेक्शन, तो फ्लू का सबसे ज़्यादा वायरस होता है, फिर गले के हो गए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गए, ये सब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ और वायरस आ जाते हैं, फिर वो पेट की बीमारियाँ। आप देखें कि इससे मौसम में पेट की बीमारियों का यूजुअली हम कहते हैं क्या ताल्लुक है, ये बच्चे मोशन में उल्टी में क्यों आ रहे हैं ना, जबकि सर्दी का मतलब गले में आना चाहिए। तो यही गले के जो वायरस हैं यही एब्डोमिनल कॉज भी करते हैं, एब्डोमिनल बीमारियों के भी कॉज करते हैं। उसमें बच्चों को डायरिया हो जाता है, लूज उल्टी हो जाती है, इसमें भी बुखार हो जाता है बच्चों को। इसमें वायरस, ये रूटा वायरस जैसे मैंने कहा, और दूसरे वायरस कॉलरा हो जाता है, इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस सबसे हो जाता है। तो ये मौसम एक ऐसा है जिसमें हर चीज़ हो जाती। इसमें आपका कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आप कहेंगे अगर खुदा ना खासा दिमाग का मर्ज ना हो या खुदा ना खासा कान खराब ना हो, नहीं, इसमें सारी पॉसिबिलिटी है। इन सब में एक चीज़ हेलमार्क है और वो है आपकी इम्यूनिटी। ये सब चीज़ें मिला मिल के आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको वीक कर देते हैं। अच्छा। ये वजह होती है इन सब चीज़ों की। वो लोग जो हेल्थी बच्चे हैं, आप देखें जो हेल्थी बच्चे हैं वो बीमार भी कम होते हैं, है ना, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। या जिन बच्चों को वैक्सीनेशन दी भी होती है वो बच्चे ख़राब नहीं होते, वो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। तो ये सर्दी के मौसम में एक कवाहत है ये कि आपका एक तो बॉडी रेजिस्टेंट कम हो जाता है, आपकी बीमारियाँ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि जो आप ग़िज़ा खाते हैं वो यूजुअली उसके हिसाब से भी नहीं होती, जो आप मौसम के हिसाब से, वो आप जब खा रहे हैं, आपने तिक्के खा लिए, अब तिक्के का सर्दी के मौसम में शौक तो अच्छा, मतलब मौसम के हिसाब से ग़िज़ा लाजमी है। आप जो है जैसे अब
ठंड का मौसम है और आपने कहा कि वो सर्दी और ठंडी हवाएं अंदर जाती है तो अंदर से भी ठंडा हो जाता है, तो फिर हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म। बिल्कुल ऐसे ही हो। अब हमारे यहाँ के मिजाज जो है ना बड़े अजीब है ना, यानी ठंडी मौसम में तो ठंडी चीजें खाएंगे वो है। अब मैंने देखा, हाँ डॉक्टर साहब उस दिन में हमारे घर में भी सबने आइसक्रीम खाई है, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं दिखाऊंगी कि ठंडे मौसम में ठंडी चीजें नहीं खाते। वो नहीं खानी चाहिए, वो इन्होंने आइसक्रीम भी खानी है, उन्होंने टिक्के खाने हैं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। अब उनसे कहो कि भाई ये नहीं लो, उसकी जगह कॉफी पी लो, चाय पी लो, तो वो कहे अच्छा वो भी दे दो, वो भी दे दो, मतलब आइसक्रीम भी खा लो और कॉफी भी दे दो, आपकी बात ही मान लेते हैं, अपनी बात ही मान लेते हैं। तो मतलब कहने का ये कि कराची के लोग कुछ ऐसे हैं कि एंजॉय करते हैं, बड़े हर चीज को बेहतर तरीके से देखते हैं। यही वजह है कि कराची में पैनिक नहीं होता है, ऐसा कोई खास जो होगा मालूम शोर शराबा हो गया, लोग एहतजाज के लिए सड़कों पे निकल आए कि भाई इतना मौसम हो गया, गर्म कपड़े नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं, एंजॉय करते हैं, घरों में भी रहेंगे एंजॉय करते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, वो चीजें जो देखिए सर्दी के मौसम में हम लोग यूजुअली करते हैं कि हम लोग घरों में रहते हैं, है ना, बाहर कम निकलते हैं ना। अब घरों में जितने रहेंगे इसका मतलब है कि हमारे आपको तो चलो 2-2 4-4 बच्चे हैं, लेकिन मैंने देखा लोगों के घरों में 10-10 12-12 बच्चे हैं। हमारे 5 कम्युनिटी ऐसी है, उनके बच्चों की लाइन है उनके घरों में, है ना। अच्छा, जब बच्चे क्राउड में आएंगे तो क्राउड से बीमारियां और पैदा होती हैं, सांस ले रहे हैं आप, इसके अंदर एस्थमा आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी आ जाती है, इसके अंदर ब्रोंकोलाइटिस आ जाता है, ब्रोंकोलाइटिस आ जाता है, गैस्ट्रो आ जाता है, यानी सब क्राउड की वजह से। तो ये बीमारियां अलग हो गई, यानी आप घरों में हैं तो मुश्किल। आपने देखा हो कि कोविड-19 जब आ गया था तो उसमें सब लोग घर में हो गए थे, तो उसमें घर की बीमारियां अलग हो गई थी। कोविड अपनी जगह, लेकिन क्राउड की बीमारियां अंदर हो गई थी, तो उसके अंदर बहुत सी जो है ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई थी कि जो जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो गया था। तो इसमें भी बात चीज़ों की जो है इलाज बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला एक काम है, हम अपने बच्चों को फौरी तौर पर जाके पहले तो वैक्सीनेट कर दें। अच्छा, छोटे बड़े जितने भी ये कोविड-19 जो था इसका भी फ़ौरन वैक्सीन लगा लें। अगर हमने वैक्सीन नहीं लगाई है तो फ़ौरन लगाएं, अगर लगा चुके हैं तो बूस्टर लगाएं उसकी। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 अभी तक गया नहीं है, समझे ना, वो मौजूद है इधर, समझे ना, तो आपको उसका बचाव भी जरूरी है। जहाँ आपने जो चीजें देख ली हैं एस्थमा सीने मैंने बताया, उनका बचाव जरूरी है। आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपके बॉडी को खराब कर दे, रेजिस्टेंट डेवलप कर दे, वीक कर दे, उसके लिए फौरी तौर पे कॉम्पनसेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब यानी गर्म कपड़े, वो भी एक इसका रेमेडी में आता है कि आपको ठंडक लग रही तो गर्म कपड़े आप पहन लें, लेकिन गर्म कपड़े इतने ज़्यादा नहीं पहन लें कि आपकी सांसी दब जाए, है ना। मतलब बच्चों को देखा ना आपने, मैंने देखा बच्चों को इतना ज़्यादा पहना दिया, वो बच्चों को नजर ही नहीं आ रहा बच्चा का। आप बच्चों की बात करें, सुबह मैंने बड़ी अच्छी सी एक शॉर्ट सिल्क की ना शर्ट मैं सुबह बड़े स्टाइल मारूंगी, मेरा मॉर्निंग शो ठंड में सर्दी के मौसम में आ गया। जैसे ही सुबह उठी और मैंने देखा कि सर्दी बहुत ज्यादा, मैंने कहा फैशन छोड़ो, भालू जैसी मोटी शर्ट पहनो, चाहे स्क्रीन पे जितनी भी शर्ट की वजह से मोटियां, पर मैंने अपने आप को सेव करना है। तो मतलब बहुत ज्यादा मोटे और इतने अपने आप को नहीं इतना कवर ना करो कि एंड में आप किसी और तरफ ही निकल जाओ। हाँ भाई, ख्याल ये कि ठीक है अगर मौसम यहाँ ठंडा है कराची में तो कोई बर्फबारी इतनी हो रही है, बर्फबारी कभी बरसों में कहीं हुई हो कराची में, ओले भी पड़े, हमने ओले भी पड़ते देखा है, लेकिन ये कि ये फिर भी इतना मौसम ठंड नहीं होता यहाँ पे। हाँ मरी है और दूसरी जगह वहाँ बहुत ज्यादा, लेकिन इस मौसम में भी मैंने बताया कि बच्चों को इतने गर्म कपड़े पहना देते हैं कि वो बच्चे नजर ही नहीं आते हैं। जब आप उसको निकालते तो बच्चा हंसता है कि सर मुझे निकालो यहाँ से। तो इस तरह से ठीक है, आप कपड़े एक लिमिट में रखें, ग़िज़ाएँ उनको लिमिट में दें, आप वैक्सीनेशन आप कर लें, और इसके साथ नहीं है तो बच्चों डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं जाके, और वो जो भी दवा सजेस्ट करे वो करे। देखिए कोई भी गले की बीमारियां, जैसे बच्चों मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, जिसमें गले का है, नाक कान का है, फ्लू के हो गए, इन सब का इलाज होता है, समझना। इलाज ये है कि जैसे जो वायरस के जरासीम है उनमें तो ये होता है कि आप थोड़ा सा, डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और ऐड करूं, अक्सर गले में बलगम भी गिर रहा होता है, थोड़ा साथ उसको भी आप बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ना कि जो वायरस होता है, वायरस में फ्लू का वायरस सबसे ज्यादा होता है। फ्लू का मतलब है कि आपका जो नाक है थोड़ी फ्लू कर देती है, बहने शुरू कर देती है, रनिंग नोज हम लोग कहते हैं ना, वो करती है। अच्छा अब क्या होता है, इसकी स्टेजेस 3-4 होती हैं। पहले दिन एक नाक फ्लू कर रही है, दूसरे दिन दूसरी नाक फ्लू कर रही है, फिर ये रुक गई तो अंदर गिरना शुरू हो गया, तो ये हो गया। तो यानी इसने इसको ब्लॉक किया पहले, फिर इसको ब्लॉक किया, जब ब्लॉक होगा बाहर नहीं आएगा तो अंदर जाएगा क्या,
जाएगा, तो वो गला खराब कर जाता है। इसके 3-4-5 दिन होते हैं भाई, वो उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह है कि इसमें आपको थोड़ी सी गर्म चीज़ें ले लें, वैक्सीनेशन कर लें आप, और कॉफ़ी वगैरह है, और कोई हल्की फुल्की सपोर्टिव थेरेपी लें। इसमें बहुत हैवी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नाक बंद हो रहा है तो नेबुलाइजेशन होता है, नेबुलाइज कर लें, कोई एज छोटा मोटा नेजल ड्रॉप नाक में डाल लें। तो मतलब आपको पैसेज इंटैक्ट करना है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो वही है जो कोरोना की थी आपकी। अच्छा। यहाँ से वायरस 3 जगह जाता है, एक कान के जरिए ब्रेन में चला जाता है, नीचे गले में जाके लंग्स में चला जाता है, तो वो आपको नमूनिया कॉज कर देगा। अच्छा। इसी यहीं से जाता है आगे ये। फिर यहाँ नीचे चला तो फिर और मिक्स हो गया इन्फेक्शन, तो वो कॉज करता है। आपको पहली स्टेज जो थी स्टार्टिंग, उसको ही सेव करना ज़रूरी है। और वो यही है कि भाई आप न्यूट्री कर रहे हैं, आपको सपोर्टिव थेरेपी ले रहे हैं आप, और टेस्ट कर लें, लैब टेस्ट कर लें। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो लेबॉर्ट्री टेस्ट कर लें। लेबॉर्ट्री हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती हैं और अच्छे टेस्ट होते हैं, बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ हैं, आप उनको करके, ये नहीं कि खुद ही कर लिया खुद ही देख लिया, डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, खुद भी तो डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, खुद बन जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, वो जो रिकमेंड कर रहा है उसको होता है। इसके अंदर कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो जिल्द की बीमारियां, स्किन की बीमारियां। अच्छा। अब हम ये कहते हैं कि सर्दियों में हम बैठे उठे जिल्द के खारिश क्यों शुरू हो गई। अब देखिए बड़े लोगों को जिनमें खारिश शुरू हो जाती है, बच्चों को खारिश शुरू हो गई, दाने बनने शुरू हो गए। तो ये भी एक चीज़ है। जब मैंने बताया आपको कि जब क्राउड नज़दीक होता है तो टचिंग से भी स्किन की डिजीज़ बढ़ जाती है, कंटेजियस डिजीज होती हैं, वो बन जाता है। स्टेप्टोकोकल या स्टेप्टोकोकल मैंने गले का बताया, यही स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी करते हैं ये चीज़ें। तो हमें बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपका जैसे ही कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, आप फौरी तौर पर उसका, भले आपका मालूम हुआ कि आपको हल्का सा फ्लू हुआ और डायरेक्ट स्किन की प्रॉब्लम बनने लग गया, दाने बन गए, रैशेज बन गए, इशिंग हो रही है, आप फौरी तौर पर डॉक्टर के दिखाएं। और वो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मरहम दे देगा आपको, एप्लीकेशन नहीं, आपको इससे ऑरल दवाइयों से भी आप ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें इनके साथ बहुत ज़रूरी हैं। बाकी गेस्टों का मैंने बताया था कि डॉक्टर थोड़ी सी एक चीज़ मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ड्राई फ्रूट्स, ये कल किसी बड़े अक्लमंद इंसान ने ना मुझे एक बात बताई जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हो गई कि मेरा थोड़ा सा ना इस सर्दियों में ये हो गया कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देसी घी भी खाना शुरू किया। मेरी स्किन क्यों इतनी ड्राई हो रही है, चले एक मौसम की वजह से जो होती है नॉर्मल, वो तो समझ आता है, आप क्रीम लगा लो ठीक है, पर एक वो ड्राई जो क्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर स्किन ड्राई हो रही है, तो मतलब मैं अंदर से ड्राइनेस हो चुकी है। तो मैंने कहा वो ड्राई फ्रूट, मैंने कल किसी को कहा कि भाई मैंने लेने जाना है, तो यहाँ करीब में कहाँ से अच्छे मिलेंगे। ड्राई फ्रूट ना खाओ, ड्राई फ्रूट अंदर से ड्राई कर देता है। मैं तो इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा ये कौन सी बात मैंने सुन ली। डॉक्टर साहब ये ऐसा है ऐसा क्या? कुछ भी नहीं वरना है। फिर ऐसा है तो सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट क्यों खाएं? नहीं नहीं, ऐसा गलत है ये। मैंने यही कहा था कि मैं यही कहता हूँ लोगों को भी कि अगर नॉलेज आपके पास थोड़ी सी कम है तो एहतियात करें, एहतियात करें, इसलिए कि लोगों के जहनों में बैठ जाती बातें। ड्राई फ्रूट आपके लिए बहुत सूटेबल है, ये थ्रू आउट द ईयर, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सर्दी में लें, आप पूरे साल खा सकते हैं आप। इसका सबसे अहम फायदा ये होता है कि इसमें अनसैचुरेटेड फैट होती है। ये इतनी फायदा, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ाती और खा भी रही हैं आप अच्छी तरह। और ये स्किन को ड्राइनेस जो ख़त्म करते हैं स्किन की, समझना। इसमें विटामिन इतने अच्छे होते हैं, विटामिन डी, ई वगैरह होते हैं इसके अंदर, और बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो ये तो आपने खाना ज़रूरी है। अक्लमंद लोगों को देखे, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी बताई आपने कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये बाज़ औक़ात तो मौसम हिसाब से भी हो जाती है, हवा से ड्राई हवा चल रही है उससे हो गया। लेकिन बाज़ कंडीशन ऐसी होती है जो पूरे एयर, किसी की पूरी एयर जो है वो ड्राई स्किन होती है। अब ड्राई स्किन की जो बीमारी हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन है, समझ लो दुनिया में 7वें नंबर पर, वो एक्ने कहलाती है जी। चेहरे की एक्ने हो जाती है, बॉडी पे, पीठ, शोल्डर पे हो जाते हैं, वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं। अगर आप लोशन या बॉडी लोशन या वो फेस के लोशन नहीं लगाएंगी तो ये आपके डेवलप कर देंगी बीमारियां। अच्छा। तो एक तो ये कि बॉडी के लोशन होते हैं वो आप लगाएं ताकि बॉडी की आपकी जो ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, उसको आपको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा जो सबसे अहम फैक्टर है वो विटामिन का है। इसमें कुछ विटामिन बॉडी की, आप देखें ना, आप जैसे हम लोग कहते हैं हम सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कम खा रहे हैं। कुछ विटामिन हमारे को ऐसी कैसा खाना जिनमें विटामिन की कमी है, मिसाल के तौर पर विटामिन डी नहीं है, विटामिन ई नहीं है,
आप अगर स्किन फर्स्ट कर लो आपके ड्राई हो रही है तो आप में दो चीज़ें कम हो रही हैं, विटामिन ए कम हो रहा है आपका, विटामिन डी कम हो रहा है आपका, तो इसकी प्रिपरेशंस आती हैं, समझे ना, वो आप लें, इसके लोशंस आते हैं बने हुए, वो आप लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन वाइट रहे, खूबसूरत रहे, तो विटामिन ई इसमें शामिल कर दें आप, तो आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा। ए, ई और डी ये बेहतरीन स्किन आपको डेवलप करती हैं। बालों के लिए भी विटामिन बालों डी के लिए अच्छी है भी ना? बेहतरीन है, बिल्कुल बालों के लिए भी बेहतरीन है। बालों के लिए उसमें ये होता है कि एक और विटामिन आता है, उसके विटामिन एच कहते हैं हम लोग, वो भी एक उसकी दवाइयाँ आती हैं, महंगी होती हैं, हम लोग वो भी लिखते हैं, तो उससे बाल और अच्छे हो जाते हैं, समझे ना, बॉडी आपकी अच्छी हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं। एक मरतबा हर मरीज़ को चाहिए जो 2 से 4 दिन 5 दिन उसको अगर एक मरीज चल रहा है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाए, और कोशिश ये करे कि क्विक के पास ना जाए, अपने ओरिजिनल डॉक्टर के पास जाए, वो आपको फर्स्ट टाइम में अच्छी गाइडलाइन देगा आपको, तो इससे बहुत सी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, वेट लूज नहीं होगा आपका। अब जैसे फर्ज कर लें सर्दी का मौसम होता है, भूख उड़ जाती है ना, भूख कम खाते हैं लोग। अच्छा, जब वो लोग कम खाते हैं तो वो कहते हैं वजन आपका फिर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर भी बढ़ना ये होता है ना, बिल्कुल। तो इसकी वजह से इतनी होती है कि हम सर्दियों में काम कम करते हैं, हम लेटते ज़्यादा हैं, सोते ज़्यादा हैं, तो वो लाजिम जब आप कुछ खाएं नहीं तो आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम ही हो रही है, तो वो तो फिर नहीं, आपका वजन नहीं जो है ना वो लॉस नहीं होगा और बढ़ेगा बल्कि ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज भी हो, वर्किंग भी हो। फिर अगर आपका ये वज़न कम हो रहा है और भूख कम हो रही है तो आपको फिर कोई विटामिन लेने पड़ेंगे ना, ताकि वज़न को आप कंट्रोल में रखें। बेहतरीन तरीका यही है कि हर 15 दिन बाद नहीं तो कम से कम 3 महीने बाद वेट ज़रूर कर लिया करें, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा, 3 से 6 महीने लाजमी एक दफ़ा वेट ज़रूर करें। और अगर उसमें कोई फाड़ आता है, कम आ रहा है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करके डॉक्टर की मदद से अपने विटामिन लें, मेडिसिन लें, उसके साथ एक्सरसाइज करें। अगर वज़न ज़्यादा है, कम है वज़न उसका, तो आपको विटामिन लें, फिर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करें आप और कमज़ोर हो जाए ना। तो ये तो मैं ये समझता हूँ ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेहत का भी होता है आपका, आपकी दवाइयाँ भी चाहिए, डॉक्टरों के चेकअप भी चाहिए, और सर्दी का मौसम भी बच जाता है इससे, और आप इंजॉय भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मतलब आप देखते हैं जब मौसम चेंज होता है और ठंड का मौसम आता है, कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए खांसी होती है जो कि वो अपना इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाती है, ये बच्चों में भी और बड़ों में भी। और कुछ लोगों की खांसी ऐसी होती है कि पूरी सर्दी वो नहीं जाती, वो जितनी भी दवाइयां लें। ये क्या वजह होती है? अब वही दवाई दूसरा कोई ले वो ठीक हो जाता है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कर रही हैं माशाल्लाह, और यही प्रॉब्लम होता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी देखिए सब वजह ये कि जब भी देखिए कोई ठंडी हवा हमारी नाक में जाती है तो इरिटेशन करती है, नाक में हल्की से खारिश हो रही है, आप समझे कोई गई, फिर गले में गई तो उसने हल्की सी खराश कर दी। जब भी कोई खराश होगी हल्की खांसी आएगी आपको, हल्की खांसी, हल्की इरिटेशन, सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं, वो सिंपल जो है कंडीशन है जिसमें आपको खांसी आएगी, सिंपल। अब आपने यहीं पर रहा, आपने बाहर मौसम में आपने कट डाउन कर दिया, आप घर में रह गई, हल्की सी नीम गर्म चीज़ें आपने यूज़ करनी शुरू कर दी, कोई इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपने हल्का आपने कॉफ़ी ले ली, चाय वाय ले ली, आपने ले ली, इस तरह से कोई और गरमाइश की चीज़ें, आप नीम गर्म पानी आपने ले लिया, आपने रेस्ट कर लिया, उस हवा से बच गई आप, तो आपकी ये खांसी 2-3-4 दिन बाद ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, बढ़ने का सिलसिला, अब आपको हल्की सी इरिटेशन हुई, आप ठंडा पानी पी रही है, समझे, आप और ठंडी चीज़ें खानी है, आपने आइसक्रीम भी खाया कि मुझे आइसक्रीम तो आज खानी है, समझे, कोल्ड ड्रिंक तो मुझे पीनी है, हल्की खांसी है, चली जाएगी, कोई बात नहीं है। जिद्दी लोग हों अगर घर में कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो तुम्हें भी खानी पड़ेगी वरना नाराजगी हो जाएगी, वहाँ बंदा मजबूर हो जाता है, क्या करे, डाइट भी खराब करनी पड़ जाती है, क्या करें। फिर मैंने एक रात का ना खाना मैं नहीं खाती हूँ मजबूरी, क्योंकि हमारे घर का कुछ ऐसा माहौल है कि अगर कोई बाहर से चीज आ रही है ना तो वो फिर जब तक मैं ना खाऊं तो सब कहते हैं हम नहीं खा रहे, खानी पड़ेगी साथ बैठ के, तो फिर वहां मजबूर हो जाता है बंदा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से ठंड का मौसम है, अगर आप नहाते हो तो नहाने के बाद किस तरह का फूड, जैसे पहले अगर दौर की हम बात करें तो बुजुर्ग कहते थे कि नहाने के बाद 2 उबले हुए अंडे खा लो, गरम गरम चाय पी लो, तो क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा होना चाहिए? ये देखिए बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है। अगर आपकी बॉडी थिन है, लीन है, दुबला पतले आप हैं और आपको जल्दी नज़ला जुकाम हो जाता है नहाने के बाद, तो ठीक है आप 2 एग ले सकते हैं। एग इसमें ऐसे विटामिन हैं इसके अंदर, ये कंप्लीट बायोलॉजिकल डाइट कहलाती है अंडा,
अंडा, मछली, दूध, ये अगर आप लेने के फौरन आप नहाने के बाद इसमें से कुछ भी ले लेते हैं, आप कॉफ़ी ले लेते हैं, हल्का गर्म दूध पी लेते हैं, और इसी तरह को हॉट मछली भी खा लें, तो वो भी आप सेफ हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक आदत हो सर्दियों में कहने की कि भाई निकलें तो फिर बात तो कहते हैं कि सुबह नहाया जाता है सर्दियों में, फिर लोग बाद में नाश्ता करते हैं, तो उसमें ये होता है कि चाय वाय होती है, गर्म दूध होते हैं, अंडे होते हैं, तो वो कहते हैं हमें जिस्म में गर्माइश आ गई है। तो ये गर्माइश का मतलब ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, लेकिन जो लोग हेल्थी लोग हैं उनको कुछ नहीं होता। हाँ, वो और हेल्थी होंगे, वो निकल जाएंगे यार ठीक है कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ जिस डिपेंड करता है हमारी की बॉडी कैसी है, लेकिन ये कि जो लोग कमज़ोर हैं या जिनको आदतन जो अंडे ज़्यादा खाते हैं वो ले सकते हैं चीज़ें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पर अभी कैसे लेंगे? इतनी महंगाई में अंडे लेना आसान है? मुझे ये बताएं। एकदम मेरा दिमाग उस तरह चला गया कि मैं अंडों की तो बात कर रही, लोगों ने कहना है कि इसको कोई ये बताए, ठंड तो बहुत है पर अंडे कैसे लें, इतने महंगे अंडे? सही, इसका बड़ा आसान तरीका है, मुर्गियां पाल लें। हाँ, मुर्गियां पाल लें। पोल्ट्री आपने खान साहब वाली बात की बात पे देखिए ना, हाँ, किसी ने अमल नहीं किया, तो पर आज बात आपका तो मुल्क दिवालिया होते रह रहा है। हाँ। यानी दिवालिया के आपका पॉइंट पे, प्लेटफॉर्म पे आपका मुल्क खड़ा हुआ है। हाँ। इतने कम ज़खायर आपके पास ज़र-ए-मुआदला के मौजूद हैं कि बड़ा रोना आता है कि ये हुकूमतें क्या कर रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं। हमने देखिए छोटा सी बात है, हम दूसरे मुल्कों में भी गए। अब जैसे एक छोटी सी मैं सऊदी की मिसाल बताऊँ, मैं सऊदी कि वहाँ पर ये होता है, वहाँ क्योंकि मेरी बेटी रहती है, उसने प्रैक्टिकल बताई ये बात कि बाबा जब ये कोविड-19 आया हुआ था, हमारे यहाँ हर चीज़ आधी कीमत पे हो गई थी। और यहाँ पे क्या था? तमाम चीज़ें आधी कीमत पर हैं, और जितनी फैसिलिटी दे दी गई थी हुकूमत ने कि आवाम उनका कोई मुतासिर ना हो जाए। सब मेरा सारी सब्जियाँ ये वो, हमारे क्या होता है महंगी हो जाती थी, महंगी हो जाती है। रमजान में भी हो जाती है, रमजान में भी हो जाती है। मार्च में रमजान है, तैयारी कर लें, मुसलमानों को आपने महंगे सब्जी फ्रूट सब देने। डॉक्टर साहब, एक चीज अगर मैं कहूँ कि हर जिम्मेदारी भी तो हुकूमत की नहीं है ना। अब देखें और ममालिक में आपको रमजान में आप देखें वो ऑफ लगा देते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे लोग, ये मैं अवाम की बात करी, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खुद अपने रेट लगा देते हैं। आप देखिए अक्सर जब रेट लिस्ट पे काम हो रहा होता है, जाके वो लोग देखते हैं कि रेट लिस्ट पे जितना था, साथ वालों से पूछते, वो कहते नहीं ये इस रेट पे नहीं, इस पे दे रहे। अब हुकूमत की तरफ से अगर रेट एक आ चुका है, उस पर अगर नई चीज बढ़ी, तो ये तो हमारी अवाम की भी बड़ी गलती है ना कि उनके अंदर इंसानियत जो है वो खत्म हो चुकी है। कि वो दिन जो वो महीना जिसमें लोग नेकियां, दुआएं और ये सारी चीजें करते हैं, सवाब की नीयत से लोगों को अफ्तार, सहरी, इफ्तार सब कुछ करवाते हैं, उस टाइम हम लोग कमाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें देखिए दो बड़ी वजह है ना। एक तरफ तो देखिए एक पहलू ये है कि ये गलत कर रहे हैं, ये है ना, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है कि वो गलत ना कर रहे हो। इसकी वजह ये है कि एक चीज़ जब वो लेके खरीद के लाता है तो उसके बाद हर पॉइंट पे उसको कोई ना कोई बता देना पड़ता है। हाँ, ये बत्ते सिस्टम खराब है। अब वो चीज़ जो हुकूमत ने कहा कि आपको 5 रुपए की बेचनी है, अब उसके हाथ में 4 रुपए में पहुंचे, अब वो 5 रुपए क्या करेगा, इतना सब कुछ करके 1 रुपया लेगा। अब वो तमाम चीजें हुकूमत नहीं समझ रही है। हाँ, कि वो किस अच्छा, जितनी देर अभी आप जाके हमारी शिपयार्ड पे देखें, बड़ी बड़ा सामान कंटेनर ऐसे पड़े हुए हैं, समझे ना। अब बारिशों में खराब हो रहे हैं, जब वो चीज़ उस तक जब वो निकलेगी उसके तक पहुंचेगी तो उसमें आधी तो खराब हो गई होगी, है ना। तो इसी तरह ये लोग जो सब्जी वाले हैं, जो और दूसरे फ्रूट हैं, ये आधे तो बेचारे खराब हो जाते हैं बीच में। जब वो खराब होंगे तो वो प्रॉफिट तो ले ही नहीं रहा वो। अब वो 5 रुपए के अगर 6 रुपए बेच रहा है या 7 रुपए बेच रहा है तो वो अपने हिसाब से तो सही है ना, आधी चीज़ तो खराब हो गई थी। अब अगर हमारे यहाँ ये चाहिए कि तमाम सिस्टम को शफाफ करें, बिल्कुल वो शफाफ करेंगे, जो उसके हाथ में आ रही है हमारे पास वो बिल्कुल प्योर चीज आनी चाहिए बैठे हुए, तो वो कीमत वो देगा जो आपने उसके लिए मुकर्रर की है। अदरवाइज वो कैसे दे सकता है आप ये। फिर आप दिन बत्ता सिस्टम इतना है कि हर दुकान पे जाएंगे कोई ना कोई फॉल्ट निकल आएगा, उससे पेमेंट ली जाएगी, उससे वो लेके छोड़ देंगे। ये भी नहीं कि आप उसको बंद करें, बंद भी नहीं, पैसे भी लेंगे, वो बंद करेगा, बोलेगा यार क्या करना है मैंने। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हाँ, अगर वो बंदे का अगर आप उसके अखराजात का तयन करके कीमत लगाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे यहाँ ये सब हुकूमत ने वो लगा दिया, वो कैसे करेगा वो काम जो होगा। तो ये दोनों तरह हुकूमत को सोचना चाहिए, फेस करना पड़ती है, प्रॉब्लम होते हैं ना, मैंने देखा है ना ये। डॉक्टर साहब आपने तो बड़ा डीप जाके बात की, मैंने तो हल्की सी बात की थी, मैंने कवर किया बहुत सारी चीजों को, पर अच्छा किया आपने बिल्कुल बताया कि एक बंदा जब वहां से सामान उठा के अपनी शॉप तक लाएगा
तो रास्ते में उसने कहाँ कहाँ क्या कुछ करना है वो उस बेचारे को पता है, हमें नहीं पता ना। तो फिर उस हिसाब से ही वो भी बिल्कुल, अपना ये हमें प्रॉफिट बताते हैं ना आके कि भाई ये तुमने क्या किया, ये क्यों बेचता, तो वो हमें बताते हैं आके कि सर ऐसे ऐसे आप मुझे बताएं क्या करूं मैं, क्या करूं, मतलब समझे ना। बचत ही नहीं तो है। बरकत ही नहीं है, लेके निकलने नहीं देते हैं। वहाँ रोक लिया रास्ते में उन्होंने कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, गाड़ी का भी किराया हमारा रुका हुआ है, सुबह निकले थे रात पहुँच रहे हैं, 2-2 3 दिन आदमियों की गाड़ियाँ लगी हुई थी वो भी गई। तो मतलब कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है या जो एक दूर तक पहुँचाई जा रही है उसको वो शफा बनाना चाहिए और उसकी ज़रूरत को देखें, फिर जाके आप तयन करें कि वो लोग जो हैं उसके साथ वो लें वो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब कीमत ख़रीद जो है वो हमारे से ज़्यादा है और हम जो है जो अपनी जो लाइफ है, अब ये देखें कि एक शख्स जो ख़रीदने जा रहा है अगर वो कीमत ख़रीद के पैसे नहीं हैं तो उसकी तनख्वाहों पे जाएं, फिर आप सैलरियाँ एडजस्ट करें सारी, आप सारे मुल्क की सैलरियाँ एडजस्ट करें। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी तो वहाँ ये था कि सारी कीमतें भी अलग कम हुई हैं और लोगों को अलाउंसेस भी मिल गए, यानी उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं। जब तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं पुलिस वालों की, एजेंसियों की, तो वो बीच में कोई मुदाखलत नहीं करता, वो डायरेक्ट चीज़ें आ रही हैं, सेल हो रही हैं और वो एक बंदा खरीद रहा है इसलिए कि उसकी तनख्वाह भी बेहतर है। अब हमारे यहाँ जब मुल्क ही नहीं है, हमारे यहाँ का देखिए सिंसेरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज हमारा ताजिर सिंसियर हो जाए, हमारी हुकूमत सिंसियर हो जाए, सिंसियर से मुराद ये कि बाज़मीर हो जाए, वो देख लें कि जो पैसा मेरे पास आया वो मेरी कौम का पैसा है, उसको सही तरह से मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सारा सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा। यानी हमारे रमज़ान भी अच्छे होंगे, हमारे मुहर्रम भी अच्छे होंगे, हमारी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन हमारे यहाँ ये जज्बा आएगा कहाँ से, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन पहले की बात है और मुझे आपकी बात से बात याद आ गई कि मैं एक जगह गई, कुछ सामान खरीदना था, तो उन्होंने कहीं फेस से पहचान लिया, आप कराची की आवाज़ करती हो ना शो, मैंने कहा हाँ आपके पास मेरा एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ जो अमानत है आपके पास, आपने अपने शो पे बोलना ज़रूर है। अच्छा, अब मैं तो घबरा के, मैंने कहा कोई ऐसी बात ना कह जाए जो मैं, अब वो अमानत भी कह रहा है कि आपने बोलना ज़रूर है। तो उसका एक मैसेज था कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और अवाम कितनी परेशान है, ये आप मेरा मैसेज ज़रूर दीजिएगा इन सियासतदानों को, ये मैसेज दीजिएगा अपने शो के थ्रू कि ये जो लड़ाई झगड़ा है इसको ख़त्म करके जो आपकी अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी और पैसा बनाया हुआ है ना, आज ज़मीर को जगाएं और अपनी वो चीज़ें जो प्रॉपर्टियां और दुनिया भर में और ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं वो आप पाकिस्तान को बचाने के लिए कर्जा दें, तो यकीन करें पाकिस्तान उस चीज़ से निकल आएगा। ये मेरा मैसेज ज़रूर दीजिएगा उन लोगों को, ये उनकी अमानत थी, ये मैं किसी एक सियासतदान के लिए नहीं, ये उसकी अमानत थी कि सबके लिए मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा कि आज पाकिस्तान से ही आप बने ना, आज पाकिस्तान को बचाने का टाइम है, तो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल करके आज कर्ज अदा करें और पाकिस्तान को वापस फिर से उस लाइन पे लेके आए। मैंने कहा मैं मैसेज दे दूंगी, हो सकता है कि तुम्हारे मैसेज से हो सकता है किसी का ज़मीर जाग जाए, वैसे उम्मीद मुझे नहीं है पर हो भी सकता है। तो ये एक अमानत था मैसेज जो कि देना मजबूरी था कि मैं दे देती हूँ, वैसे मुझे पता है होना कुछ नहीं। डॉक्टर साहब अगर हो तो फिर इतना खोखला ही ना करते ना पाकिस्तान को। देखिए जब तक आपका ज़मीर बाज़मीर नहीं होंगे ये काम नहीं हो सकता। इसकी देखिए कुछ तरीक़ेकार है, अगर हमें अभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात से तो कोई मायूस नहीं डॉक्टर, पर सजेशन है हुकूमत के लिए भी और अपने आवाम के लिए भी कि सबसे पहला काम यह है कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको ख़त्म कर दिया जाए। सारी पार्टियां ख़त्म, ना पंजाबी वाली है, ना उर्दू वाली है, ना अंग्रेज़ों वाली है, सब ख़त्म। सिर्फ 2 पार्टियां होंगी, एक बरसद इक़्तिदार पार्टी जो है वो, एक अपोजिशन में सब मिक्स है और एक पार्टी हुकूमत कर रही है बस, और 5 साल के लिए हुकूमत करेगी। जैसे इलेक्शन ख़त्म हो वो पार्टी जो है जो भी है वो बरसर इक़्तिदार आ जाए, अब पे बैन लग जाए, अब कोई सियासत नहीं होगी, ख़त्म। अब वो काम करेंगे, अब वो लोग, अब सिर्फ कोर्ट होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो उससे ऊपर होती है वो देखेगी, अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो उसका लुक आफ्टर करेगी। आप 5 साल उसको हुकूमत करने दें आपने, और जो भी असासात हैं वो लाजिमत एक पूरी डिटेल बन के लग जाए कि तुमने इस सतह पे हुकूमत अपने हाथ में ली है। अब तुमको एक मैनिफेस्टो दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब एक उनका अपना होता है शेड्यूल, और उस पर कितने अमल हो रहे हैं। भाई अगर वो गलत करेगी तो आइंदा नहीं आएगी, आप आवाम को सड़क पे आने की क्या तुक पड़ी है। पर डॉक्टर साहब ये सिस्टम बनेगा कैसे, ये हम ख्वाबों में तो सोच सकते हैं। हाँ नहीं बन सकता है अगर जमीर जाग जाए, मैंने कहा ना जमीर जाग जाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब कौन ऐसा होगा जो अपने घर को देख रहा है कि वो अल्लाह ना करे हमारी दुआएं
पर इस तरह से आप देख के भी बहुत अभी मुश्किल भी है। जिस तरह से एक सियासत में जंग छिड़ी हुई है, इक़्तिदार की कुर्सी की जंग छिड़ी हुई है, तो उनसे क्या ज़मीर की उम्मीद की जा सकती है? आप यकीन नहीं किया करें जाता। कि मेरे लिए इस टाइम कोई एक पार्टी भी फेवरेट नहीं रही, सही। क्योंकि जब जिस मुल्क में आप रहते हो, अगर आप उसके साथ सिंसियर नहीं हो, आप उसको इस तरफ लेके आ गए हो और फिर अभी भी कहते हैं ना, चले ठीक है सुबह का भूला अगर शाम को आ गए तो तो भी आ कर तो गया ले। ना, हाँ उसको भूला ना के। पर अभी भी अगर आप लोग उसी ट्रैक पे चलें तो फिर आपको कितना कौन पसंद करेगा? एक शऊर वाला इंसान तो आपको कभी पसंद नहीं कभी करेगा। नहीं करेगा। पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह से उनके साथ खड़े हो रहे हैं, जो उनके नाम के जो है वो गीत गा रहे हैं। ये मैं सब पार्टियों के लिए बोल रही हूँ, आप लोग शऊर पैदा करो अपने अंदर कि सबसे पहले अपना मुल्क है, आपका मुल्क है तो आप हो, क्योंकि आज़ाद मुल्क की आज़ादी में रहना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ज़रा आप कश्मीर की तरफ देखें ना नज़र उठा के। ऐसे ही है सर। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कर, अगर थोड़ा सा भी कर लें, मिसाल के तौर पर आज हमारी जो वो भी बरसेदार पार्टी हो, वो ये देख ले कि सड़कों वालों को ठेका दिया कि उसने सही काम किया या नहीं किया, ये देख ले। ये देखें, इलेक्ट्रिक का है मसला कि चेक एंड इलेक्ट्रिक, बैलेंस नहीं है हाँ ना डॉक्टर चेक एंड साहब। बैलेंस नहीं ना, वो देखें कि इनको जो चीज़ दी गई थी क्या वो कर रही है अपनी जगह। इन कामों में, इन डिपार्टमेंट में अगर ये सख्तियाँ कर दें और सही लोग को बिठा दें कि जी इनसे आपने बता नहीं लेना है, सड़क वालों को ठेका आपने दिया, उनसे आपने बता वसूल नहीं करना है, ताकि वो अपना ऐसा नहीं हो, अपना काम सही कैसे करेंगे। जब उन्होंने आधे पैसे हुकूमत को दे दिए कि वैसे बंदे को, तो वो तो क्या हम जो भी मटेरियल डालें हमें कौन देखेगा, उनका बंदा देखना ही नहीं आता, इसलिए उन्हें बिठा दिया उसको उधर ही। के इलेक्ट्रिक का कितना बड़ा मसला है, वो हुकूमत आती नहीं उस तरफ, इसलिए उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि तुम नहीं बोलना। अगर मैं समझता हूँ ये ज़मीर जाग जाए और कहेंगे नहीं हमने देखना, हमें खाने पीने की चीज़ों को चेक करना है, कोई रिश्वत नहीं होगी, सब सही कर लो, वार्निंग दे दे कि 6 महीने में सही कर लो, वरना फिर सोच लो फांसी पे लगेंगे, फांसी पे लटका देंगे। नहीं, अब आप देखिए वही बात आ रही है सऊदी की, हम दूसरे मुल्कों में आप जा, एक पैसे की मिलावट नहीं मिलती कहीं, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी मिल रही हैं आपको। तो यार वो मुसलमान कोई है, कोई मुसलमान नहीं भी, फिर भी साफ़ सुथरी मिल। आप दावा करते हैं अपने मुल्क का कि आप एक बड़ी एटमी ताकत हैं, आप हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सारी मिलावटों की चीज़ कुछ भी ले लें, खाने पीने की अशियाँ ले लें, सब में मिलावट है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या समझ नहीं रहे सब लोग, क्यों? तो मैं ये समझता हूँ सब ज़मीर जाग जाए और हम इन चीज़ों को देख लें तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क फिर भी बेहतर, अब कम से कम मुल्क नहीं तो मुल्क के जो आवाम है वो तो बेहतर हो जाएंगे सेहत के हिसाब से। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जब लगातार आपको बहुत अरसे तक खांसी रहे तो वो खांसी जो है किस बीमारी में जा सकती है? सही, वही सवाल आपने बिल्कुल अच्छा किया था। नहीं, अक्सर लोगों को आप देखिए 6-6 महीने खांसी है, वो कहते हैं दवाई ले लेके थक गए, ठीक है अब है तो है। तो वो कौन सी बड़ी बीमारी बन सकती है? ठीक है, हम सिर्फ खांसी को ले लेते हैं। मैंने कहा था कि खांसी का ये हुआ कि यहाँ गला खराब हुआ, अब गला के हिसाब से इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, अब वो फेफड़ों में गया, फेफड़ों में गया तो इसको हम कहते हैं लंग डिजीज। और लंग डिजीज कई किस्म की होती हैं, एक तो वो होती है जो इमीडिएट इधर ले आएगी ना, उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आप उसमें एक अच्छी सी एंटीबायोटिक दिलाएं, आप उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत टेस्ट करा लें, सिर्फ एक चेस्ट एक्सरे छोटा सा और 1-2 खून टेस्ट कर लें, उसमें डिटेक्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने देखा कि वही खांसी नहीं ख़त्म हुई और चल गई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो रहे, तो ये जो होगी लॉन्ग टर्म बीमारी होगी, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक कफ कहते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। अब ये दूसरी बीमारी में जाना शुरू हुआ। इसकी जो सबसे एक मशहूर बीमारी जो गले की है वो होती है नमूनिया। नमूनिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, और अगर आगे खांसी चलेगी तो कैंसर भी हो जाता है। या इसके अलावा जो है और बहुत सी आप जाएंगे, एस्थमेटिक खांसी होगी तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहलाएगी, यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, अब सांस भी मुश्किल से हो रही है, अंदर बलगम भी बन रहा है अंदर। तो ये सब चीज़ें खांसी की वजह से हो रही हैं। अब खांसी की जब वजह से होंगी तो उसके साथ साथ वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा, आपके दर्दें जिसमें होने शुरू हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, वज़न हो जाए, भूख कम होगी, वज़न कम होना शुरू हो गया। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं। अगर ऐसी बीमारी जिसमें वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक टीबी है या कैंसर है। ऐसी बीमारियां जिनमें कोई वज़न कम नहीं हो रहा, आपके सिर्फ खांसी बढ़ रही है, गले में तकलीफ़ है, सीने में तकलीफ़ है, ये नमूनिया है। इसमें कोई वज़न इतना ज़्यादा कम नहीं होता है स्टार्टिंग में ना, तो आप वो ले लें, ब्रोंकाइटिस हो रही है वो ले लें। तो इसके हिसाब से ये हमने डिवीज़न रखी हुई है, ये हर चीज़ का इलाज होता है,
टेस्ट आपको फौरन बता देते हैं कि एलर्जिक हो रही है, एलर्जिक एस्थमा है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या आपके लिए नमोनिकल बीमारियाँ आ रही हैं। तो ये इस तरह से वो बीमारियाँ जो यहीं तक हैं, अब इसके साथ आगे कानों में चली जाती हैं, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, वो बीमारी जो है दिमाग में चली जाती हैं, तो उनको मिलियरी डिजीज़ कहलाते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो ऊपर दिमाग में चली गई है वहाँ चले जाती है, मेनिंजाइटिस, ये सारी बीमारियाँ यहीं से जाती हैं। ठीक है, तो इसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से फिर वापस आएंगे, तो जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं आप भी ब्रेक लें, चाय लेके आए, मौसम ठंडा है, पानी का नहीं बोलूँगी, चाय लेके आए और बैठ के फिर मेरा शो एंजॉय करें। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।